Hello everyone, welcome to this platform. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो सब लोग? All my awesome future Dr. XYZ, जल्दी से अपना अटेंडेंस कमेंट में मार्क कर दे, यस। और जो भी नया आया है जल्दी से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, यस। चलिए, तो ये इकलौता प्लेटफॉर्म है बेटा जी। अभी से हमने, जैसे मैंने आप लोग को टारगेट सेट करके दिया था, ओरिएंटेशन में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम इसी तरीके से जो है सिलेबस न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से कंप्लीट करते रहेंगे, एंड वी आर राइट ऑन ट्रैक थैंक्स टू यू गाइज। क्लैप फॉर योरसेल्फ कि यस, हम लगातार इसी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं और हमारा सिलेबस एकदम टाइम से चल रहा है और टाइम से खत्म होगा, जिससे कि हमारा 4 से 5 बार रिवीजन भी हो जाएगा। यस, यू हर्ड इट राइट। 4 से 5 बार तो मैं ही रिवीजन करवा दूंगी, आप खुद भी तो पढ़ते रहेंगे। यानी कि उतनी बार रिवीजन करने के बाद भाई 360 और 360 क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यस, हम लाएंगे, है कि नहीं? यस। तो बस वही ऑसम ऑसम स्टूडेंट्स के लिए, ऑसम ऑसम गोल्स के लिए जरा ऑसम ऑसम कमेंट जरूर कर दें, है कि नहीं? यस। चलिए शुरू करें। हमने एवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और एवोल्यूशन चैप्टर का हमने लेक्चर 3 कर लिया था कल तक, है कि नहीं? यस। आज जो है हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। आखिर ये एवोल्यूशन होता कैसे है, कैसे हुआ, वो पढ़ेंगे। उसका प्रोसेस क्या था वो पढ़ेंगे। एंड फिर हमारे 2 चाचा मम्मा जी थे। यस, एक चाचा थे, एक मामा थे, एक हार्डी थे, एक विनबर्ग थे। इन्होंने भी अपना एक मैथमेटिकल थ्योरी के हेल्प से जो है, यस, इन्होंने म्यूटेशन कैसे होता है, इक्विलिब्रियम चेंज कैसे होता है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, वेरिएशन क्या हो रहा है, एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, हर चीज जो है उन्होंने बड़े ही सिंपल इक्वेशन में बता दिया। यस, ठीक है। तो रेडी हैं सब लोग ये सब समझने के लिए? एवरीबॉडी, आई होप अब तक का जो भी बैकलॉग था सबने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कोई है जिसने बैकलॉग कंप्लीट नहीं किया है, मैं यहाँ पर पिंग करते जाऊंगी हर वीडियो को। प्लीज मेक श्योर कि आप सारे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं आपके सारे बैकलॉग्स कंप्लीट कर लें। हमारे ऑलमोस्ट 5 से ज्यादा चैप्टर्स हो चुके हैं। प्लीज फिनिश योर बैकलॉग। और डीपीपीज भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाती है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपको ये वीडियो में। यस, व्हाई आर द डिफरेंसेस, यस लिखा हुआ है, व्हाई देयर आर डिफरेंसेस अमॉन्ग स्पीशीज एंड हाउ डू न्यू स्पीशीज इवॉल्व। आखिर क्या होता है कि नए स्पीशीज इवॉल्व हो रहे हैं, क्यों ऐसे अलग रेप्टाइल हैं, फ्रॉग है, एम्फीबियन से रेप्टाइल बना। रेप्टाइल्स जो थे उन्होंने सोचा यार अब तो मैं लैंड पर आ गया हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, भागना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। यस, बस वही उसी तरीके से है ना, बंदर बन गए हमारे, पंछी बन गई, मैमल्स हैं, है कि नहीं? यस, ये अलग अलग स्पीशीज जो हैं हमारे क्यों बने, कैसे बने, क्या प्रोसेस था जिसको फॉलो करके इन लोग चेंज हुए। यस, और वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ था। और ये एवोल्यूशन सबसे पहले किसके द्वारा एक्सप्लेन की गई? सबसे पहले इनिशिएटिव लिया हमारे डार्विन जी ने। डार्विन जी ने इनिशिएटिव लिया, बोला यार मैं बताऊंगा एवोल्यूशन कैसे हुआ। मैंने तो पहले ही बहुत ही डिटेल में बता दिया कि नेचुरल जो हमारा सिलेक्शन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं? यस, उस तरीके से इन्होंने जो है उसको प्रूव करने का ट्राई किया, बराबर। यस, तो यहां पर अगर हम देखेंगे, एक मिनट, हाँ जी, हाँ, तो डार्विन जी सबसे पहले आए, ठीक है। कौन आया सबसे पहले? डार्विन जी। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा? चार्ल्स डार्विन ने बोला यार नेचुरल, नेचर सिलेक्ट करेगा। क्या वो मेंशन किया? यस, कि कौन सिलेक्ट करेगा? नेचर सिलेक्ट करेगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। और इसी नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे क्या होगा? एवोल्यूशन होगा, है ना? यस, फिर एवोल्यूशन को उन्होंने बोला कि एवोल्यूशन एक बड़ा ही स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, फटाक से नहीं होता, आराम से, समय लेकर, विस्तार से, धीमे 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 होता है।
है कि नहीं? यस फिर वेरिएशंस जो होते हैं बेटा जी, वेरिएशंस जो आते हैं रिकॉम्बिनेशन के वजह से, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये वेरिएशन के वजह से, यस दिस वेरिएशन रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, उनके हिसाब से उन्होंने ये बताया, ठीक है। तो हियर ही टॉक्ड अबाउट कि भाई स्पीसिएशन के बारे में उन्होंने बोला, किसके बारे में? स्पीसिएशन के बारे में। स्पीसिएशन क्या है? स्पीसिएशन है कि एवोल्यूशन हो रहा है और एवोल्यूशन के प्रोसेस में नया स्पीशीज बन रहा है, ठीक है। सो स्पीसिएशन इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस by which new species arise, नए स्पीशीज अराइज होते हैं एवोल्यूशन के दौरान, तो उसे कहते हैं स्पीसिएशन होना। अब सवाल ये उठता है इसका कॉज क्या था, मैकेनिज्म क्या था, ये प्रोसेस क्या था जिसके वजह से, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, न्यू स्पीशीज आने का कारण क्या था, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो मेंडल जी ने तो बात की थी हमारे, है ना, इनहेरिटेंस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लोअर स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ रखा है, तो पहली बार तो नहीं सुन रहे हो। मेंडल जी याद है मटर 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 के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे, है कि नहीं? यस, मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और उस टाइम पे उन्होंने, मेंडल ने बोला था कि कुछ तो फैक्टर है, उस टाइम पे हमें हमारे डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में कोई जानकारी, कोई ज्ञान नहीं था। तो अब मेंडल जी ने बोला था कि यार कोई तो फैक्टर है, कुछ तो है इसमें, कुछ तो है जो कि फिनोटाइप को चेंज करने की ताकत रखता है। यस, जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसके पास कुछ तो होता है जो कि आगे वाले जनरेशन को चेंज करता है, उसके फिनोटाइप को चेंज करता है ना। फिर डार्विन जी ने लेकिन उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डार्विन जी ने बोला मतलब या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया या तो उन्होंने बोला साइलेंस, मैं नहीं बात करूंगा इस पे वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी थ्योरी। मेरा नेचुरल सिलेक्शन ट्रेंड में चल रहा है ना, नेचुरल सिलेक्शन ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैंने मेंडल की बात सुनी तो शायद मेरा पत्ता कट जाएगा, है कि नहीं? यस, सो डार्विन जी वाज लाइक इग्नोरिंग इट कि अरे यार रहने दो, या फिर ही जस्ट केप्ट क्वाइट। ओके, यस, तो डार्विन के हिसाब से डार्विन जी ने बोला यार कुछ नहीं होता, चुपचाप मान लो कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, नेचर ही करती है। यस, प्रकृति ही सारा काम करती है। यस, ये जो इनहेरिटेबल वेरिएशंस आ रहे हैं ये भी यही वो रीजन है। यस, ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं बेटा जी, यही वेरिएशंस हैं जो कि कॉज है आगे वाली जनरेशन में नए चेंजेस लाने का, और उसी के वजह से न्यू स्पीशीज आती है। बट हमारे एक और एक साइंटिस्ट थे, ह्यूगो दी व्रीज, इनका थोड़ा सोचना अलग था। इन्होंने बोला यार डार्विन, आई डोंट एग्री विथ यू ब्रो। यस ब्रो, आई डोंट एग्री विथ यू। आपको याद है हम लोग ने लास्ट क्लास में ह्यूगो दी व्रीज के म्यूटेशन थ्योरी को पढ़ा था? यस, जिसमें उन्होंने इवनिंग प्राइम रोज पे एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि म्यूटेशन क्या होता है। उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि म्यूटेशन एक बहुत ही फास्ट एंड सडन प्रोसेस होता है, ये स्लो ग्रेजुअल नहीं होता। डार्विन ने बोला भाई मेरी वेरिएशन, मेरा नेचुरल सिलेक्शन तो स्लो है। यस, तो फिर ह्यूगो दी व्रीज ने बोला ए डार्विन तेरा थ्योरी स्लो है क्या? यस, क्योंकि मैंने तो बोला म्यूटेशन होता, म्यूटेशन बड़ा ही डायरेक्शनलेस होता है, बड़ा ही फास्ट होता है कि नहीं? यस, तो आजा थोड़ा डिफरेंसेस देखते हैं, आखिर क्या डिफरेंसेस हैं हमारे वेरिएशन में एंड म्यूटेशन में। ठीक है, यस, ये देखो यहां पर आप देख सकते हैं यस कि ह्यूगो दी व्रीज के थ्योरी के हिसाब से, हाँ जी, एवोल्यूशन रिजल्टेड फ्रॉम म्यूटेशन। एवोल्यूशन इन्होंने बोला एवोल्यूशन म्यूटेशन से ही होता है भैया, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। बट डार्विन जी अपने बात पर डटे रहे, डार्विन यस अपने बात पर डटे रहे, बोले भाई वेरिएशन से होता है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला यार ये तो सडन होता है। डार्विन ने बोला बिल्कुल नहीं, ग्रेजुअल होता है, धीमे धीमे होता है। यस, इन्होंने बोला रैंडम और डायरेक्शनलेस होता है। डार्विन ने बोला बिल्कुल नहीं, एकदम छोटा डायरेक्शन में होता है ना। यस, छुक छुक गाड़ी की तरह
एक डायरेक्शन में ये सारी चीजें होती हैं, रैंडम ये चीज नहीं होती। समझ में आया? ये कुछ डिफरेंसेस थे किसमें, डार्विन वेरिएशंस एंड म्यूटेशंस के बीच का डिफरेंस था ये। समझ में आया? यस, इन शॉर्ट क्लियर। अब यहां पर जब डार्विन ने बोला कि भाई एवोल्यूशन स्लो एंड ग्रेजुअल है, उस टाइम पे ह्यूगो द प्राइस ने बोला सडन है ना, जो हमारा ये वाला पॉइंट था कि ये सडन है। अब ये जब सिंगल स्टेप, यस, व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक सिंगल स्टेप से जब बड़ा म्यूटेशन होता है, बड़ा चेंज आता है, और उसके वजह से जब नया स्पीशीज बनता है, नया स्पीसिएशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉल्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? सॉल्टेशन कहते हैं। PYQ है ये, एक ही वर्ड है बस ये। यस, किसने दिया था? हमारे दीवराइज नहीं दिया था। ठीक है, यस। अब यहां पर इनका कहने का मतलब बहुत सिंपल था कि भाई म्यूटेशन होता है, ठीक है, एक छोटा सा म्यूटेशन, सिंगल स्टेप वाला म्यूटेशन होता है, ठीक है, जिसके वजह से बहुत बड़ा लार्ज म्यूटेशन हो जाता है। सिंगल स्टेप कुछ चेंज हुआ, और सिंगल स्टेप चेंज होने के वजह से बड़ा सा म्यूटेशन हुआ, बड़ा सा म्यूटेशन के वजह से स्पीसिएशन हुआ, स्पीशीज में चेंज हुआ, और इस स्पीसिएशन के वजह से क्या हुआ, नया स्पीशीज जो बना, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्टेशन कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया सबके? बिल्कुल, यस, क्लियर एवरीवन। चलिए, तो ये था हमारा पूरा मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, सबने अपनी अपनी थ्योरी दे दी, ये हो गया। अब बात करते हैं हमारे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, अब ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, आइए देखते हैं। यस, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, तो जैसे मैंने बोला ना कि दो साइंटिस्ट जी थे। यस, दो साइंटिस्ट थे हमारे, कौन कौन से? एक थे GH हार्डी एंड दूसरे थे W वीनबर्ग। यस, कौन से साल में? 1908 में इन्होंने प्रिंसिपल दिया, जिसमें इन्होंने बोला जेनेटिक इक्विलिब्रियम होती है। क्या होती है? यस, इन्होंने बोला कि जो भी स्टेट्स होते हैं, यस, स्टेट्स क्या बोल रहा हूँ, जो भी जगह होता है जहां पर हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं, तो वो पॉपुलेशन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हर पॉपुलेशन, इनका कहने का मतलब था यस कि जो भी पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन सेड टू बी ऑलवेज इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। पॉपुलेशन हमेशा जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होता है, ऐसा इनका कहना था। इक्विलिब्रियम मतलब क्या बेटा? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम? मतलब कि चेंज नहीं हो रहा, स्टेडी स्टेट है। एक चीज जब ऐसे हो रही है, जब आप 10 के स्पीड पे भाग रहे हो, तो आप 10 के स्पीड पे ही भाग रहे हो, फिर कितनी भी हवा चले, कितनी भी धूप आए, कितनी भी गर्मी आए, कितना भी अपने फ्रेंच का चैटेज आए, टेक्स्ट आए, आप 10 के स्पीड पे भाग रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बोल रहे हो भाई मेरे को भागना है, मुझे ये मैराथन भागनी है, मुझे नीट क्रैक करना है, और मेरे को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, क्या होता है? इक्विलिब्रियम, जहां पर आपका स्टेडी स्टेट है, बाहर के इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप एक वो स्टेडी स्टेट मेंटेन करके रखते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इनका भी कहना यह था कि पॉपुलेशन में भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है। यस, इफ इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज, जब तक उसमें कोई एवोल्यूशन नहीं होता है, तब तक हार्डी विनबर्ग जी ने बोला कि भाई वो हमेशा इक्विलिब्रियम में ही होगा। समझ में आया? यस, क्लियर एवरीवन। अब यहां पर जेनेटिक इक्विलिब्रियम जब हम कहते हैं, उसका मतलब यह है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना अलील्स की, यस, अलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ alleles of a gene is supposed to remain fixed
and even remain same through generations, कि भाई जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ भी हो जाए ये नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। और इसी चीज को इन्होंने एक्सप्रेस किया एक बहुत ही सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन में, ठीक है। यस, अब इनके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या बताते हैं, देखो ये प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि इफ अ पॉपुलेशन इज लार्ज, अगर एक कोई पॉपुलेशन बहुत ही बड़ा होता है, लार्ज होता है, यस, इट्स इंडिविजुअल मेट रैंडमली, जब ऑप्शंस बहुत होते हैं, है ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जब ऑप्शंस ढेर सारे होते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है, तो कोई भी किसी के साथ भी मेट कर सकता है, ऐसा हार्डी वेनबर्ग ने बोला, ठीक है। यस, तो व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज इट्स इंडिविजुअल मेट रैंडमली मेट करते हैं, ईच पेरेंट प्रोड्यूसेस रफली इक्वल नंबर ऑफ गैमेट्स, है ना, फीमेल भी उतने ही गैमेट्स बना रही है, मेल भी उतने ही गैमेट्स बना रहा है, बिल्कुल। दीज गैमेट्स कंबाइन एट रैंडम एंड अंडरगो एवोल्यूशनरी चेंजेस, यही गैमेट्स जो है एवोल्यूशनरी चेंजेस में गो थ्रू करते हैं, बिकॉज यहीं पर वेरिएशंस होते हैं, बराबर कि नहीं। द जीन्स और अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीन्स रिमेन कांस्टेंट, अनचेंज्ड रहेगा, वही चीज जो मैंने उधर लिखी थी कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ जीन इज प्रिजर्व्ड थ्रू जनरेशंस आफ्टर जनरेशन, वही सेम चीज यहां पर भी मैंने लिख दी है, ठीक है। यस, अब आपको क्या समझना है कि भैया इन्होंने प्रिंसिपल क्या दिया, ठीक है। आइए प्रिंसिपल समझते हैं। तो प्रिंसिपल का पहला हिस्सा, यस, हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल स्टेट्स द फॉलोइंग। पहला, इन्होंने बोला कि जो अलील की फ्रीक्वेंसी है इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कॉन्स्टेंट, स्टेबल ही नहीं कांस्टेंट भी रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहा कि ये जो जीन पूल है ना, जो जीन पूल है यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स जितने भी होते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, टोटल जीन्स एंड उसके जो अलील्स होते हैं, मतलब उसका जो पेयर होता है, उसका पूरा पॉपुलेशन, वो हमेशा जीन पूल भी कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इसको कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोला उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे हमारा इक्वेशन बना था। उन्होंने बोला इसका जब आप फ्रीक्वेंसी का सम टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर एक मिलेगा। तो उन्होंने बोला सम टोटल ऑफ ऑल अलीलिक फ्रीक्वेंसीज, जितने भी अलील हैं उनकी जब फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे और उनको ऐड करोगे तो उसका नंबर कितना मिलेगा, उसका नंबर मिलेगा 1। ये उन्होंने थ्योरी दी, समझ में आया। यस, अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे, इस तरीके से, ठीक है। यहां पर देखो, इन्होंने बोला यस कि जब हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पर दो ले लेते हैं हमारा अलील, ठीक है, एक ए कैपिटल ए और उसका दूसरा अलीलिक कॉम्बिनेशन स्मॉल ए, एक कैपिटल ए है एक स्मॉल ए है, ये आपका डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब अलील कितने बार एक्सप्रेस हो रहा है उसको कहते हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी। सो द टर्म अलील किसके लिए है, दो फॉर्म्स ऑफ जीन्स है, उसको अलील कहते हैं। अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा जी, जिस फ्रीक्वेंसी में वो पर्टिकुलर अलील आ रहा है, ऑकर कर रहा है इन अ पॉपुलेशन, यानी कितने बार आ रहा है उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन में मान लो कि आपका एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, ठीक है। यस, चलो एक और एक स्लाइड बना के लिख ही देती हूं मैं तुम लोग के लिए। तो मान लो कि यस, पहले तो लिख लेती हूँ अलील क्या है और अलील फ्रीक्वेंसी क्या, आ जाओ। हाँ जी, व्हाट इज अलील, अलील का मतलब होता है टू फॉर्म्स
ऑफ अ जीन, उसको कहते हैं अलील, है ना। लेकिन वो प्रेजेंट होना चाहिए ऑन सेम लोकस इन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो लोकस हैं वो भी, लोकाई भी उनके सेम होने चाहिए, ठीक है। यस। और अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है पर्टिकुलर अलीलिक फ्रीक्वेंसी, ओके सॉरी, फ्रीक्वेंसी विथ विच, क्या लिख रही हूं मैं, फ्रीक्वेंसी विथ विच पर्टिकुलर allele occurs in a population। समझ में आया? अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिया बेटा जी? अब एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल लिया इन्होंने एक डिप्लॉयड, एक पॉपुलेशन लिया, उसका डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। तो उसमें बोला कि एक होगा कैपिटल ए अलील और ये होगा स्मॉल ए, ठीक है। यस। तो इन्होंने अलील लिए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। यस। और उनकी फ्रीक्वेंसी जब आप निकालोगे, फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला कि अच्छा कैपिटल ए कितने बार आ रहा है, तो हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए के फॉर्म में आए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी पी, ठीक है। यस। ए की फ्रीक्वेंसी बोली, एक सेकंड रुको, ए की फ्रीक्वेंसी यहां पर बोली कि भाई ए की फ्रीक्वेंसी पी होगी एंड स्मॉल ए जितने बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी आप क्यू से डिनोट करोगे, ठीक है। अब कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन रहे हैं ध्यान दीजिएगा। अगर कॉम्बिनेशन बनता है हमारा होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, ठीक है, कैपिटल ए बनता है, तो कैपिटल ए में कितने बार फ्रीक्वेंसी आई? ये बन जाएगा पी स्क्वायर, है कि नहीं। फिर आता है कॉम्बिनेशन स्मॉल ए होमोजाइगस रेसेसिव, बन जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब जब कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस भी तो हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, उस टाइम पर आ जाएगा कि 2 इंटू यस पी इंटू क्यू, यानी कि 2pq, 2pq। और उन्होंने बोला था कि ये पूरे जेम पूल का जब आप एडिशन करते हैं, पूरे अलीलिक फॉर्म्स का जब आप एडिशन करते हैं, तो नंबर क्या आना चाहिए? नंबर आना चाहिए 1। और इसीलिए इक्वेशन बन जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, है ना। अब आप ध्यान से देखें, यस ध्यान से देखें, आपने ये चीज पढ़ी हुई है मैथ्स में, बाइनोमियल इक्वेशन का ये पूरा एक्सटेंशन है, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर कर दोगे इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाता है? एक बाइनोमियल इक्वेशन है ये, है कि नहीं। p प्लस क्यू द होल स्क्वायर का फुल एक्सटेंड करो तो क्या है? p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, वही तो लिखा है यहाँ पर, वही सेम चीज तो यहाँ पर भी दी गई है। समझ में आया? यस। तो ये एक्चुअल में इस तरीके से इन्होंने जो है, तो इनडायरेक्टली आप ये भी देख सकते हो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसका स्क्वायर रूट कर दिया, है ना। तो ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं फैक्टर्स क्या क्या हैं बेटा जी जो कि अफेक्ट करते हैं। यस, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा ये 1 मेंटेन नहीं होगा, तो कौन से फैक्टर्स हैं? तो 5 फैक्टर्स हैं। यस, देयर आर 5 फैक्टर्स जो कि इस इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। यस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला आ जाता है जीन का माइग्रेशन, जीन का माइग्रेशन, या फिर आप कह सकते हो जीन का फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह पे जीन का फ्लो होना। दूसरा आ जाएगा बेटा जी जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा आ जाएगा म्यूटेशन। चौथा जेनेटिक
recombination, and lastly natural selection. ठीक है, ये हमारे 5 हो जाते हैं। कौन कौन से? एक है माइग्रेशन, ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, सिलेक्शन। ये 5 रीजंस है। आइए सारे ही रीजंस को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेशन का। यस, सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन मतलब क्या बेटा जी? यस, माइग्रेशन मतलब आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर? या तो किसी का माइग्रेट होके अंदर आ रहा है, इमिग्रेंट हो रहा है, या फिर एमिग्रेंट हो रहा है, एग्जिट मार रहा है। तो अगर एक पॉपुलेशन है, उसमें एक पॉपुलेशन अंदर आ गई, जैसे हम लोग जो है एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, उसमें अगर और 4 लोग आ गए तो हमारे घर का जीन पूल बढ़ गया, इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। अगर घर में 9 लोग हैं, उसमें से 3 लोग बाहर चले गए, कहीं और शिफ्ट हो गए, फिर जीन पूल बिगड़ गया, फिर इक्विलिब्रियम बदल गया। तो माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइग्रेशन डिफाइंड इन जेनेटिक टर्म्स का मतलब होता है यस, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन population into another. Yes, can be a powerful force in upsetting the stability. ठीक है, नेचुरल पॉपुलेशन को ये बहुत है आराम से खराब कर सकता है। ठीक है, यस। अब ये जो होता है इसको कहते हैं हम जीन माइग्रेशन। समझ में आया? तो म्यूटे भाई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इतना तो क्लियर है। इसमें क्या क्या केसेस आ जाते हैं? इसमें केसेस आ जाते हैं इमिग्रेशन के, यानी अगर कोई अंदर आ रहा है तो, या फिर एमिग्रेशन के, है ना, इमिग्रेशन या फिर एमिग्रेशन, बस यही 2 केसेस हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की। जेनेटिक ड्रिफ्ट, या फिर आप इसको कह सकते हैं नॉन डायरेक्शनल फैक्टर होता है ये, नॉन डायरेक्शनल फैक्टर होता है। ठीक है, इसको वैसे सिवा राइट वाला इफेक्ट भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट हो जाना, सडनली। ड्रिफ्ट नाम से ही देखो क्या फीलिंग आ रहा है लेते ही। सडनली कुछ तो हो गया, नेचर ने कुछ तो कलामिटी कर दी। यस, भूकंप आ गया, भूचाल हो गया, और उसके वजह से कोई पॉपुलेशन जो ऑलरेडी बेचारे कम थे, टाटा बाय बाय हो गए। यस, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? यस, नेचुरल सिलेक्शन के वजह से होता है ना। यस, तो यहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है? ये सडनली यस चेंज कर दे रहा है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इन स्मॉल पॉपुलेशन। छोटी सी पॉपुलेशन में, ये स्मॉल पॉपुलेशन में सडन बाय चांस। इधर आपको ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में दिखेगा, अगर कहीं पे ये वर्ड दिख गया आपको बाय चांस, है ना, ये वर्ड बाय चांस आपको कहीं दिख गया तो समझ जाना किसकी बात हो रही है? जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात हो रही है। और ये रैंडम लॉस हो जाता है अलील का। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन है वो ड्रिफ्ट कर गया। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट जो है इफेक्ट दिखाता है 2। ठीक है, ये ड्रिफ्ट के वजह से, रैंडम लॉस के वजह से ये जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं हम 2 तरीके से। एक आ जाता है आपका यही जेनेटिक ड्रिफ्ट में it has 2 ramification, जैसे कि एक आ गया आपका बॉटल नेक इफेक्ट, और दूसरा आ गया फाउंडर्स इफेक्ट। अब आप बोलोगे ये क्या है? बॉटल
फाउंडर, ये क्या बात हो गई? तो देखो बॉटल नेक क्या है बेटा जी, जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एक पॉपुलेशन में, ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल ले लो चीता, उसका पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, या फिर कोई एक ब्रीड ऑफ कोई एनिमल का एक कोई ब्रीड है जो कि कम होते जा रहा है, ठीक है, हंटिंग के वजह से या किसी वजह से उनका पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। अगर किसी भी, यस, इफ एनी ऑफ द डिजीज अटैक्स द दैट पॉपुलेशन, की वो छोटा सा पॉपुलेशन है उसको भी अगर किसी बीमारी ने पकड़ लिया, दे विल मूव टू द पाथ ऑफ एक्सटेंशन, वो चला जाएगा, और फिर वो एक बार चला गया फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे। उसको कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, कि एक बॉटल है, ठीक है, उसमें से धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म निकलते जा रहे हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, अगर इनमें बीमारी हो गई फिर आप इसको ठीक नहीं कर सकते, ये एक बार खराब हो गया तो खराब हो गया, एक्सटेंड हो जाएगा, उसको आप रिवर्स नहीं कर पाओगे। वहीं पर फाउंडर इफेक्ट क्या है, उल्टा है। फाउंडर इफेक्ट है जब व्हेन वन या फिर कोई कुछ इंडिविजुअल, यस, पे यहाँ पर जैसे आपका घर है, गृहस्थी बसी हुई है, आप अब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, और उसमें से आपने डिसाइड किया मैं तो जा रहा हूं विदेश, मैं विदेश जाकर रहूंगा, है ना, यस, और आप चले गए, आइसोलेट हो गए अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से। सपोज आप इंडिया छोड़ के विदेश चले गए, अब विलायती बन गए, वहां के जो भी चीजें हैं आपको अच्छी लग रही हैं, अब आपका कल्चर चेंज हो रहा है, अब आपके बच्चे, भले आप कितना ही शुद्ध अच्छा हिंदी क्यों ना बोल रहे हो, आपके बच्चे होंगे तो कभी देखा है जो हमारे फॉरेन रिटर्न्स जो होते हैं, यस, उनके बच्चे कैसे बोलते हैं, हाय मामा, कैन आई गेट सम वाटर, यस, उन लोग मम्मम चाहिए ये नहीं बोलते हैं, है ना, यस, मम्मम चाहिए नहीं बोलते, yes, क्यों नहीं बोलते, कैन आई गेट सम वाटर, व्हाई डू दे टॉक लाइक दैट, बिकॉज उन लोग वहां पैदा हुए हैं, उसी हैबिटेट में उन लोग ने वो अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो आसपास वही देख रहे हैं। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, अब उनके जो जनरेशन होगी आगे वाली, उन लोग भी वैसे ही बात करेंगे, तो धीरे धीरे अब उनको हिंदी कम आने लगेगी, until and unless they plan to come back to India. So what is this, कि यहाँ पर जो है एक पॉपुलेशन से डिस्पर्स हो गए और वो नए फाउंडर बन गए, एक नए पॉपुलेशन का, जो आइसोलेट हो गए, जगह चेंज कर लिया, ओरिजिन चेंज कर लिया, उनका पूरा हाव भाव सब चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। समझ में आया? यस, जहां पर रेयर अलील्स एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ अलील्स जो हैं एनहांस होते हैं न्यू पॉपुलेशन में, उसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, गॉट इट एवरीबॉडी? यस। चलिए, तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख रही, मैंने सिर्फ तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, क्यों, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में अभी फिलहाल है भी नहीं, है ना, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ, वीडियो ऑन है बेटा, कभी भी आपको जो है इसको समझना है, आप वापस से वीडियो ऑन करके देख लीजिएगा, नोट्स में मैंने सिर्फ मेंशन किया है। नेक्स्ट आते हैं हमारा म्यूटेशन पे। यस, नेक्स्ट आते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यस, कि म्यूटेशन कैसा होता है, रैंडम होता है, यस, विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब जो भी नीड्स होते हैं उससे रैंडम होता है, कुछ ऐसा वो नहीं होता, यस, मोस्टली ये म्यूटेशन हार्मफुल भी होता है, यस, या फिर विथ नो इफेक्ट, या फिर न्यूट्रल और न्यूट्रल, ठीक है, वेरी स्लो भी हो सकता है और सडन भी हो सकता है, ठीक है, म्यूटेशन का रेट जो होता है स्लो भी हो सकता है या सडन भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये मैं हटा ही देती हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यूटेशन। अब लास्ट टू आते हैं, लास्ट टू कौन सा है, रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन क्या है बेटा, तो जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक स्पर्म है, एक ओवम है, उनका फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अलील्स ऑफ द पेरेंट क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं फ्रॉम देयर न्यू कॉम्बिनेशंस, और उसके वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। यहाँ पर बेसिकली मेन पार्ट आता है क्रॉसिंग ओवर का,
है ना। मियोसिस में हमने पढ़ा है क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्रॉसिंग ओवर के वजह से रिकॉम्बिनेशंस होगा, रिकॉम्बिनेशंस होगा तब बेटा क्या होगा, इसके वजह से वेरिएशंस आएंगे। और जब वेरिएशंस आते हैं, ज्यादा वेरिएशंस अगर आ गए, अगर बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गए जिसकी वजह से नया स्पीशीज बन रहा है, तब ये आपके इक्विलिब्रियम को खराब कर देगा। एंड लास्टली बेटा आपका नेचुरल सिलेक्शन, ये बड़ा खतरनाक है। नेचुरल सिलेक्शन, जहां पर नेचर डिसाइड करता है यहां पर कौन रहेगा, यस कौन रहना चाहिए कौन नहीं, तो नेचर सिलेक्ट करता है उस वेरिएशंस को विच आर हेरिटेबल। कौन से हेरिट करने हैं, किसको सरवाइव करने का परमिशन देना है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, नेचर डिसाइड कर रहा है। समझ में आया, यस दे मतलब कौन से स्पीशीज आर एबल टू रिप्रोड्यूस, और फिर उनकी कितनी प्रोजेनी आगे बढ़ेंगी, कितने सरवाइव करेंगे, सब बेटा सबकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसी होगी कैसे नहीं होगी, सब नेचर डिसाइड करता है। अब ये नेचर 3 तरीकों से डिसाइड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। 3 तरीके से, यस नेचर सिलेक्ट्स दोज वेरिएशंस which are heritable, yes, and which make the survival better। ठीक है, यस चलो अब मैंने जैसे बोला ये नेचुरल सिलेक्शन करता है 3 तरीकों से, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट ट्रेड्स। ठीक है, अब क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, या तो ये स्टेबलाइजिंग हो सकता है, या तो ये डायरेक्शनल हो सकता है, या तो ये डिसरप्टिव हो सकता है। अब ये तीनों का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। जब हम कहते हैं कि ये कैसा है, देखो नेचुरली आपका जो इंडिविजुअल होते हैं वो कैसे होते हैं, यस नेचुरली वो कैसे होने चाहिए, नेचुरली इनका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो नेचुरल ग्राफ कैसा बनेगा, रुको ऐसे बना देते हैं हम लोग, इधर बनाते हैं, आ जाओ। नेचुरली हमारा ग्राफ होगा, ये आपका वाई एक्सिस आ गया, ये आपका एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है, यस वाई और एक्स एक्सिस में ये आपका नॉर्मल ग्राफ आ गया, ठीक है, ये आपका नॉर्मल ग्राफ आ गया, ओके यस। यहां पर मान लो कैपिटल है, यहां पर है स्मॉल ए, और ये है आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। मान लो ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, और ये मीडियम हाइट है, समझ में आया, ये नॉर्मल आपका ग्राफ बन गया, ठीक है, ये नॉर्मल ग्राफ है। अब इसमें नेचर सिलेक्ट करता है, बोलेगा मुझे जो है किसको प्रेफरेंस देना है, मेरे को मीडियम हाइट वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, भाई नेचर है उसकी मर्जी। नेचर ने बोला मुझे मीडियम हाइट वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे को ये सब इतना नहीं चाहिए झोल मोल, तो मैं ऐसे कर दूंगा, यस। अब ऐसे करने का मतलब क्या है, उसने क्या किया, ये इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया, किसको, आपके मीडियम हाइट वाले को, ठीक है। यहां पर पीक गेट्स हायर, पीक को ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया, एंड दे ऑल्सो गेट नैरोअर। ऐसा जब सिचुएशन आता है इसको कहते हैं स्टेबिलाइजिंग, ठीक है, ये वाला है स्टेबलाइजिंग, कि भाई मुझे जो है मीडियम वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ठीक है, स्टेबलाइजिंग। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, ठीक है। दूसरे कंडीशन में बेटा जी आ जाइए, ग्राफ बना लेते हैं, ये आ गया आपका वाई एक्सिस, ये आ गया आपका
एक्स एक्सिस। दूसरे कंडीशन में वो बोलता है मुझे ना ये टॉल वाले लोग पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, मुझे मीडियम हाइट चलेगी और स्मॉल हाइट भी चलेगी, डॉर्फ बौने भी चलेंगे, मेरे को टॉल नहीं पसंद। तो पता है क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ यहां से। अब ये जो आपका देखो, ये कैपिटल ए था, ये आपका स्मॉल ए था, ये कैपिटल ए स्मॉल ए था, यहाँ पे भी ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए। अब यहाँ पर ना ये इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है ग्राफ, ठीक है, ग्राफ इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। अब देखो क्या हो गया, पहले कहां पे था, ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, पीक इधर क्या हुआ, पीक शिफ्ट, ठीक है, पीक शिफ्ट हो जाता है इन वन डायरेक्शन। तो भाई एक डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ ना, तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्शनल, सिंपल, ठीक है, डायरेक्शनल कहेंगे। चलो एक और एक सिचुएशन लेते हैं, मान लो उसको जो है मीडियम, अब उसका मूड किया यार, अब ना मुझे मीडियम वाले नहीं अच्छे लग रहे, यस, उसका मूड किया अब मुझे मीडियम वाले नहीं अच्छे लग रहे, तो उसको सोचा कि यार एक काम करते हैं, इसको प्रेफरेंस दे देते हैं, इसको कम देते हैं और इसको भी ज्यादा प्रेफरेंस दे लेते हैं, ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यस, उसने ऐसा ग्राफ बनाया कि भाई मेरे को इसको प्रेफरेंस देना है, टॉल वाले को, अरे दिख नहीं रहा है क्या, सॉरी, मेरे को टॉल वाले को प्रेफरेंस देना है, मुझे इसको भी प्रेफरेंस देना है, लेकिन मुझे जो बीच वाला है ना उसको प्रेफरेंस नहीं देना है। उसने बीच वाले को प्रेफरेंस दिया ही नहीं, जिसके वजह से क्या हुआ बेटा जी, ये देखो ये ऐसे हो गया ग्राफ। अब इसके वजह से हमको क्या मिला, 2 पीक्स, 2 पीक्स मिले हमको, है ना, कितने मिले, 2 पीक्स, और ये पूरा ग्राफ भी डिसरप्ट हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिसरप्टिव। समझ में आया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिसरप्टिव ग्राफ, समझ में आया, यस। तो स्टेबलाइजिंग में क्या हो रहा था, उसको फेवर कर रहा था जो कि मीन वैल्यू का था, उसको फेवर कर रहा था, यस, मीडियम साइज को ज्यादा जो है प्रेफरेंस दी जा रही थी। डायरेक्शनल में क्या हुआ कि उसने एक को प्रेफरेंस कम दिया, दूसरे बाकी दोनों को प्रेफरेंस ज्यादा दिया। डिसरप्टिव में क्या हुआ, मीन वाले को उसने प्रेफरेंस नहीं दिया, उसने बाकी दो जो आपके कॉम्बिनेशन थे उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया, जिसकी वजह से 2 पीक्स मिली। बस इतना ही है हमारा नेचुरल सिलेक्शन, यही 3 तरीकों से नेचुरल सिलेक्शन होता है। समझ में आया सबको, यस, बस यही चीजें थी बेटा जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भैया आखिर हाउ दीज जेनेटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन अ पॉपुलेशन, यस, वो सारी चीजें हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्लियर एवरीवन, सो आई होप एवरीवन, हाँ, तो ये सारी चीजें जो भी आगे की चीजें हैं वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द क्लास एंड आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, मेक श्योर दैट यू डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, है कि नहीं, और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपना अटेंडेंस मार्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं, नए आए हैं, ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पर हमेशा इसी तरीके से आपको पढ़ाकर कोशिश करती रहूंगी कि आपका सिलेबस टाइम से पहले बेटा जी खत्म हो जाए, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले रिवीजन के लिए। सो यस, यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए। Keep imbibing. We believe in you.